नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। मैं श्री अरबी वाक सर वीएन नाइक शिक्षण संस्था नासिक के ऑनलाइन अध्यापन कालांश में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था नासिक संचलित माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर राजापुर मार्गदर्शक माननीय प्राचार्य श्री अवॉर्ड पीके सर, विषय शिक्षक श्री वाघ अरबी सर, कक्षा 10वीं, घटक व्याकरण तथा भाषा अध्ययन, उपघटक विशेषण और सहायक क्रिया। तो चलिए छात्रों, आज हम व्याकरण की विधा, विशेषण और सहायक क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेषण की परिभाषा हम देखते हैं। विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देता है, ज़्यादा जानकारी देता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह मीठा फल है, इस वाक्य में मीठा शब्द फल के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है। फल ये संज्ञा है। कैसा फल? मीठा फल। मतलब फल है, लेकिन कैसा फल है? मीठा फल। मीठा ये शब्द फल के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है, अधिक जानकारी दे रहा है, इसलिए मीठा शब्द विशेषण है। हिमालय ऊंचा पर्वत है। हिमालय पर्वत है, सबको मालूम है, लेकिन कैसा पर्वत है? पर्वतीय शब्द के बारे में विशेष जानकारी किस शब्द ने दी? ऊंचा शब्द ने। ऊंचा शब्द ने विशेष जानकारी दी, मतलब ज्यादा जानकारी दी, इसलिए ऊंचा ये शब्द विशेषण है। तीसरा वाक्य देखिए, गोवा में 40 बीच हैं। बीच ये शब्द क्या है? संज्ञा है। कितने बीच? मतलब 40 बीच है। 40 शब्द बीच की संख्या बता रहा है, इसलिए वह विशेषण है। थोड़े लोग बीच पर थे। लोग संज्ञा है। संज्ञा जो लोग, ये जो संज्ञा है, वो थोड़े जो शब्द हैं उस संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है। थोड़े लोग, कितने लोग? थोड़े लोग। थोड़ा ये शब्द जो है वो लोग, इस लोगों के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए वह विशेषण है। यह पेड़ पीपल का है। मतलब यह जो शब्द है यहाँ पर इस वाक्य में, यह सर्वनाम है, लेकिन यह सर्वनाम होने के बावजूद भी यहाँ पर इस वाक्य में विशेषण का काम कर रहा है। पेड़ ये संज्ञा है। पेड़ इस संज्ञा की विशेषता ये जो सर्वनाम है वो बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है, इसलिए वह विशेषण है। मैंने जो आपको वाक्य बताए, उन वाक्यों में, मतलब ऊपर के वाक्यों में अधोरेखांकित किए हुए शब्द यानी मीठा, ऊंचा, 40, थोड़े, यह आदि शब्द विशेषण है। अब बोलेंगे कि क्यों विशेषण है? क्योंकि ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए वह विशेषण है। विशेषण के भेद यानी कुछ प्रमुख प्रकार जो हैं वो 4 हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की जो परिभाषा है वो हम देखते हैं। वो परिभाषा इस प्रकार है: जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, बुद्धिमान लड़का। लड़का कैसा है? बुद्धिमान। बुद्धिमान ये जो शब्द है वह लड़के का गुण बता रहा है। अमीर, आदमी। आदमी की स्थिति, मतलब अमीर गरीब जो है स्थिति। अमीर ये शब्द है, यह शब्द उस आदमी की स्थिति बता रहा है, इसलिए वह अमीर शब्द गुणवाचक विशेषण है। ऊंचा पेड़। ऊंचा होना यह भी एक गुण है। पेड़ कैसा है? ऊंचा। ऊंचा शब्द पेड़ का गुण बता रहा है, इसलिए ऊंचा ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। अच्छी शाम। अच्छी ये जो शब्द है वो शाम का गुण बता रहा है।
खूबसूरत समुंदर, समुंदर का गुण कैसा है? खूबसूरत होना। खूबसूरत ये शब्द है, गुणवाचक विशेषण है। मजेदार दृश्य, दृश्य कैसा है? मजेदार, मजेदार ये शब्द भी गुणवाचक विशेषण है। ऊपर के शब्दों में बुद्धिमान, अमीर, ऊंचा, अच्छी, खूबसूरत, मजेदार ये शब्द गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताते हैं, इसलिए वह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा विशेषण का प्रकार है, भेद है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 छात्र, 10 आदमी, 100 रुपए, कुछ तोते, 50 पेड़, पहला नंबर आदि। इन सभी शब्दों में 4, 10, 100, कुछ, 50, पहला नंबर, ये जो शब्द हैं वह संज्ञा की क्या बता रहे हैं? संख्या बता रहे हैं, इसलिए सभी शब्द संख्यावाचक विशेषण है। ऊपर के शब्दों में मैंने जो आपको बताया अभी, 4, 10, 100, कुछ, 50, पहला, ये शब्द संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद, यानी उसके भी कुछ उपभेद होते हैं। पहला उपभेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण से हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या पता चलती है, मालूम होती है। जैसे 10 दिशाएं, 3 सैनिक, 20 साल, 2 किलोमीटर, 7 दिन। यहाँ पर दिशाएं, सैनिक, साल, किलोमीटर, दिन ये सभी संज्ञाएं हैं, और इन संज्ञाओं की जो निश्चित संख्या है वो निश्चित संख्या 10, 3, 20, 2, 7 ये शब्द बता रहे हैं, इसलिए यह सभी शब्द संख्यावाचक विशेषण है। मैंने आपको जो शब्द बताए जैसे कि 10, 3, 20, 2, 7 यह शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यह शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताते हैं। दूसरा उपभेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या मालूम नहीं होती, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ तोते, तोते कितने, निश्चित संख्या मालूम नहीं है, इसलिए वह कुछ जो शब्द हैं वह अनिश्चित संख्यावाचक हैं। हजारों लोग, लोग संज्ञा हैं, और हजारों ही शब्द लोगों की अनिश्चित संख्या बताता है। थोड़े दिन, दिन मतलब कितने, निश्चित संख्या मालूम नहीं होती। अनेक जानवर, जानवर कितने, निश्चित संख्या नहीं, यहाँ पर पता नहीं चलती। अनेक, अनेक ही शब्द से निश्चित संख्या पता नहीं चलती, इसलिए अनेक यह शब्द अनिश्चित संख्यावाचक है। कितने आदमी, आदमियों की संख्या भी यहाँ पर पता नहीं चलती कितने शब्दों से, इसलिए कितने ये शब्द भी अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सभी बच्चे, सभी यानी कितने, यह पता नहीं चलता, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है सभी शब्द। सैकड़ों सैनिक, सैकड़ों इस शब्द से सैनिकों की निश्चित संख्या पता नहीं चलती, इसलिए सैकड़ों ये शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऊपर के शब्दों में कुछ, हजारों, थोड़े, अनेक, कितने, सभी, सैकड़ों यह शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आप पूछेंगे क्यों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है? क्योंकि यह सभी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताते हैं, मतलब इन शब्दों से निश्चित संख्या पता नहीं चलती, इसलिए यह
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी नापतोल या परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का मतलब होता है बच्चों प्रमाण, मात्रा। जैसे देखो उदाहरण के तौर पर 2 मीटर कपड़ा। कपड़ा कितना? 2 मीटर। 2 मीटर ये शब्द उस कपड़े का नापतोल बता रहा है, मतलब परिमाण बता रहा है। थोड़ी शक्कर, थोड़ी ये शब्द शक्कर का परिमाण बता रहा है। 3 लीटर दूध, दूध का परिमाण यहाँ पर क्या है? 3 लीटर। कितना है? 3 लीटर। जरा सा पानी, पानी का परिमाण कितना है? जरा सा। ऊपर के शब्दों में 2 मीटर, थोड़ी, 3 लीटर, जरा सा ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि यह शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी नापतोल सूचित करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद होते हैं, मतलब उपभेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा यानी नापतोल या परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 4 किलो चीनी, 1 किलो चावल, 10 किलो लड्डू, 100 किलो अंगूर, 5 लीटर तेल, 3 मीटर कपड़ा आदि। इन वाक्यों में मतलब ये जो ऊपर शब्द बताए गए या कुछ शब्द समूह बताए गए हैं, उनमें 4 किलो, 1 किलो, 10 किलो, 100 किलो, 5 लीटर, 3 मीटर ये शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि चीनी कितनी? 4 किलो, मतलब चीनी का जो परिमाण है वो हमें पता चलता है कि 4 किलो निश्चित है। चावल कितने? 1 किलो। लड्डू कितने? 10 किलो। अंगूर कितने? 100 किलो। तेल कितना? 5 लीटर। कपड़ा कितना? 3 मीटर। मतलब यहाँ पर 4 किलो, 1 किलो, 10 किलो, 100 किलो, 5 लीटर, 3 मीटर इन शब्दों से निश्चित परिमाण का बोध होता है, इसलिए सभी शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा यानी नापतोल सूचित करते हैं, नापतोल का बोध कराते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा जो उपभेद है परिमाणवाचक विशेषण का, उसकी परिभाषा हम देखते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा, अनिश्चित मात्रा यानी निश्चित नहीं, या नापतोल या परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कितनी चीनी, थोड़ा सा चावल, बहुत लड्डू, सारे अंगूर, कम नमक, ज्यादा कपड़ा। चीनी कितनी, मतलब चीनी की मात्रा यहाँ पर पता नहीं चलती। पहले हमने देखा था 4 किलो चीनी, मतलब चीनी की मात्रा पता चलती थी वहां पर। यहाँ पर कितनी चीनी पता नहीं, कितनी शब्द से चीनी का परिमाण पता नहीं चलता कितना है, अनिश्चित है। थोड़ा सा चावल, चावल कितना? थोड़ा सा, थोड़ा सा यानी कितना, कुछ पता नहीं चलता, अनिश्चित मात्रा है, अनिश्चित परिमाण है यहाँ पर चावल का। बहुत लड्डू, बहुत शब्द अनिश्चित परिमाण का बोध कराता है। सारे ये जो शब्द है वह भी अनिश्चित मात्रा यानी परिमाण का बोध कराता है। कम, ज्यादा ये शब्द भी अनिश्चित मात्रा यानी परिमाण का बोध कराते हैं, इसलिए ये सभी शब्द अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। ऊपर के शब्दों में कितनी, थोड़ा सा, बहुत, सारे, कम, ज्यादा ये शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि यह शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा यानी नापतोल का बोध कराते हैं। चौथा विशेषण का भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं,
उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा इस प्रकार हम बता सकते हैं, जो सर्वनाम वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह बालक सुंदर है, यह लड़का चतुर है, वह मेरा घर है, मेरा भाई घर आया है, यह गाय क्या आप लोगों की है, यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई। मतलब ये जो मैंने 6 वाक्य यहाँ पर बताए हैं। पहला वाक्य देखिए, वह बालक सुंदर है, मतलब बालक संज्ञा है, बालक के पहले वह शब्द आया है, वह क्या है, सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में लड़का शब्द संज्ञा है, लड़का इस शब्द के पहले यह शब्द आया है। तीसरे वाक्य में घर शब्द संज्ञा है, घर शब्द के पहले मेरा शब्द आया है। चौथे वाक्य में भाई यह शब्द संज्ञा है, उसके पहले मेरा यह शब्द आया है। पांचवें वाक्य में गाय यह संज्ञा है, गाय के पहले यह शब्द आया है। छठे वाक्य में गाय यह संज्ञा है, उसके पहले हमारी ये शब्द आया है। ये सभी शब्द वह, यह, मेरा, ये शब्द सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं। ये सभी शब्द सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं। यहाँ तक हमने विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगली जो व्याकरण की विधा है वह विधा है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सहायक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है, वाक्य में मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आने वाली तथा मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली, मतलब मदद करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। मुझे कर्मियों की बस्ती में जाना पड़ा। दूसरा वाक्य, मुझे सप्ताह में एक पत्र मिलना चाहिए। तीसरा वाक्य देखिए, ऐसा कदम सोचकर उठाना होगा। चौथा वाक्य, राम ने रावण को मार डाला। पांचवा वाक्य, आप मेरी बात समझ सकी। इन पांचों वाक्यों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो मोटे टाइप वाले शब्द हैं उन शब्दों को भी देखिए, और उसके पहले जो शब्द हैं उनको भी देखिए। पांचों वाक्यों में 2 क्रियाएं आई हैं। पहले वाक्य में जाना पड़ा, ये 2 क्रियाएं हैं। जाना यह मुख्य क्रिया है और पड़ा यह सहायक क्रिया है। दूसरे वाक्य में मिलना चाहिए, ये 2 क्रियाएं आई हैं। मिलना मुख्य क्रिया है और चाहिए यह सहायक क्रिया है। तीसरे वाक्य में उठाना होगा, यह 2 क्रियाएं आई हैं। उठाना यह मुख्य क्रिया है और होगा सहायक क्रिया है। चौथे वाक्य में मार डाला, ये 2 क्रियाएं आई हैं। मार मतलब मारना, ये मुख्य क्रिया है, और डाला ये सहायक क्रिया है। डाला यानी डालना क्रिया का रूप है। पांचवें वाक्य में समझ सकी, ये 2 क्रियाएं आई हैं। समझ मतलब समझना ये मुख्य क्रिया है, और सकी यानी सकना ये सहायक क्रिया है। उपयुक्त वाक्यों में मैंने आपको बताया अभी कि उपयुक्त सभी वाक्यों में 2 क्रियाएं आई है। प्रत्येक वाक्य में पहली मुख्य क्रिया है और दूसरी क्रिया जो है वो सहायक क्रिया है। जो मुख्य क्रिया को सहायता करने के लिए आई है, मतलब सहायक क्रिया जो आई है ना, वह मुख्य क्रिया को सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए आई है। इसलिए मुख्य क्रियाओं के बाद आई हुई मोटे टाइप वाली पड़ा, चाहिए, होगा, डाला, सकी, यह सहायक क्रियाएं हैं। सहायक क्रिया कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। इस बात को हमेशा ख्याल में रखिए बच्चों। आपको एक सूचना मुझे देनी है। 10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती के बोर्ड के प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 4 में 8वां जो प्रश्न पूछा जाता है, उप प्रश्न वो इस प्रकार से होता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं चुनकर या पहचान कर लिखिए, अथवा केवल सहायक क्रियाएं पहचान कर लिखिए। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है।
जैसे रात भर पानी बरसता रहा, आपको पूछा गया बोर्ड के प्रश्न पत्र में, ऐसा एक वाक्य दिया गया आपको, तो आप इसका जवाब कैसे ढूंढेंगे, मतलब कैसे सहायक क्रिया पहचानेंगे और उस जवाब पत्रिका में कैसे लिखेंगे। तो देखिए जवाब कैसे लिखना है, यहाँ पर इस वाक्य में सहायक क्रिया कैसे पहचानी और कैसे लिखनी है। जवाब सहायक क्रिया डैश रहा कोष्टक में रहना, मतलब रहा ये कौन सी मुख्य क्रिया का रूप है, वो मुख्य क्रिया कोष्टक में लिखनी होती है। दूसरा वाक्य जीवन में हमेशा सच बोला करो, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। जवाब सहायक क्रिया डैश करो कोष्टक में करना, करो यह कौन सी मुख्य क्रिया का रूप है, करना, तो वो मुख्य क्रिया भी कोष्टक में लिखनी होती है। बीच पर हमने बोटिंग का आनंद ले लिया, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है, देखो जवाब सहायक क्रिया डैश लिया कोष्टक में लेना। इस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं बच्चों और पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं, पूरे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों।